टाइटैनिक डूबे 1 सदी से भी ज्यादा हो गया है, पर आज भी इसका नाम सुनते ही एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है ना। हाँ बिल्कुल, जैसे समंदर की गहराइयों में जवाबों से ज्यादा सवाल तैर रहे हों। और आज हम इन्हीं सवालों में गोता लगाने वाले हैं। हमारे पास जो भी लेख हैं, जो शोध हैं, उनकी मदद से टाइटैनिक के कुछ सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों की पड़ताल करेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे कि कुछ परतें खुलें। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, जहाज का टूटना। ये तो खैर मलबा मिलने के बाद ही पता चला कि वो 2 हिस्सों में टूटा था, पर क्यों, ये कैसे हुआ? ये आज भी एक बड़ा रहस्य है। देखिए, दो मुख्य थियरीज हैं इस पर। अच्छा। हाँ, एक तो ये कि जहाज को जोड़ने वाली जो कीलें थीं, मतलब रिवेट्स, उनमें स्लैग यानी अशुद्धियां थोड़ी ज्यादा थीं, ओह। जिससे वो शायद कमजोर पड़ गईं। और दूसरी थियरी ये है कि जब आइसबर्ग से टक्कर हुई हम्म। और पानी तेजी से भरने लगा, हम्म। तो जहाज के ढांचे पर, मतलब उसके स्ट्रक्चर पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। हम्म। एक स्टडी ये भी बताती है कि लगभग 17 डिग्री के कोण पर जब वो झुका, तब वो नीचे से टूटना शुरू हुआ। तो कीलें कमजोर थीं, या दबाव बहुत ज्यादा था, या शायद दोनों ही बातें थीं। और मलबे की जो तस्वीरें हैं वो भी तो यही दिखाती हैं। आगे का हिस्सा तो काफी हद तक साबुत है, पर पिछला हिस्सा वो तो पूरी तरह बिखर गया। बिल्कुल। और जैसे जहाज टूटा, वैसे ही वो चिमनियां, उनका गिरना भी एक पहेली है, खासकर पहली वाली चिमनी। हाँ, उसका गिरना तो काफी नाटकीय बताया जाता है। सही कहा, कई लोगों ने उसे गिरते देखा था। माना यह जाता है कि जैसे जैसे पानी ऊपर चढ़ा, बोट डेक तक आया, तो पानी के दबाव ने चिमनी के बेस को कमजोर कर दिया होगा और वो गिर गई। अच्छा। ये दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि कई दूसरे जहाजों की चिमनियां, जैसे लुसिटेनिया, वो डूबने तक खड़ी रही थी। और फिर वो एसएस कैलिफोर्नियन वाला किस्सा, पास में एक जहाज था, लेकिन क्या उसने मदद की पुकार सुनी या अनसुनी कर दी? हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है। शुरुआती जांच में तो लगा था कि कैलिफोर्नियन जितना उसके कप्तान बता रहे थे, उससे कहीं ज्यादा करीब था। तो शक तो हुआ होगा। बिल्कुल, लेकिन बाद में जब टाइटैनिक का मलबा मिला, उसकी सही लोकेशन पता चली, तो कैलिफोर्नियन पर से शक थोड़ा हटा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई गवाहों ने पास में एक और जहाज देखने की बात कही थी। एक और जहाज? हाँ, एक थ्योरी है कि वो नॉर्वे का जहाज सैमसन हो सकता है, जो शायद अवैध शिकार कर रहा था और पकड़े जाने के डर से छिप रहा था। मरे। पर इस दावे में भी कई विरोधाभास हैं। कोई पक्का सबूत नहीं मिला है, तो ये गुत्थी आज तक सुलझी नहीं है। तो मतलब बाहर मदद थी या नहीं, ये भी साफ नहीं। और जहाज पर लिए गए फैसले, वो भी कम हैरान करने वाले नहीं थे। जैसे सिर्फ 20 लाइफ बोट्स। हाँ, ये बात तो आज भी चौंकाती है। इतनी कम लाइफ बोट्स कि आधे यात्रियों के लिए भी जगह नहीं थी। क्यों? ऐसा क्यों? कहते हैं कि अलेक्जेंडर कार्लाइल, जो बनाने वाली कंपनी के मैनेजर थे, उन्होंने शुरू में 64 लाइफ बोट्स का सुझाव दिया था। सोचिए, 64। फिर क्या हुआ? उसे घटाकर पहले 32 किया गया और फिर सिर्फ 20। और अजीब बात यह है कि कार्लाइल ने उसी साल कंपनी छोड़ दी। क्या इसका इस विवाद से कोई लेना देना था? हम नहीं जानते। शायद वो न डूबने वाली जहाज वाली सोच हावी हो गई थी। हाँ, लगता तो यही है। उस ओवर कॉन्फिडेंस ने शायद सुरक्षा की जरूरत को कम करके आंका। और वो दूरबीनें जहाज पर थीं, मगर ताले में बंद। चाबी एक ऐसे अफसर के पास रह गई जिसे ऐन मौके पर हटा दिया गया था। डेविड ब्लेयर। हाँ, ये भी एक अजीब इत्तेफाक है। कितने काश जुड़े हैं इससे। ब्लेयर को क्यों हटाया गया? सुरक्षा जांच में ये बात क्यों नहीं पकड़ी गई? और क्या उन दूरबीनों से वो आइसबर्ग पहले दिख सकता था? क्या टक्कर टल सकती थी? सवाल ही सवाल हैं, जवाब किसी के पास नहीं। कप्तान स्मिथ के बारे में भी तो बहुत कुछ कहा जाता है। उनके आखिरी पल कैसे थे? हाँ, कप्तान स्मिथ के आखिरी पलों को लेकर भी कई कहानियां हैं। बहुत विरोधाभासी बातें हैं। जैसे? कुछ बचे हुए लोगों ने दावा किया कि उन्होंने कप्तान को पिस्तौल से खुद को गोली मारते देखा। दूसरों ने कहा कि वो आखिर तक ब्रिज पर थे, अपना फर्ज निभा रहे थे। कुछ ने तो उन्हें पानी में किसी बच्चे को बचाने की कोशिश करते देखा। इतनी अलग अलग बातें। हाँ, वीरता से लेकर कायरता तक की कहानियां हैं। यहां तक कि उनके बच निकलने की अफवाहें भी उड़ी बाद में। किसी अफसर के आत्महत्या करने की बात कई गवाहों ने कही है। अक्सर फर्स्ट ऑफिसर मर्डॉक का नाम लिया जाता है, पर पुष्टि किसी की नहीं हुई। और वो बैंड जो आखिरी दम तक बचता रहा, ये कहानी तो बहुत मशहूर है। पर आखिरी गाना कौन सा था? क्या वो वाकई नियरर माय गॉड टू दी था? यहां भी देखिए, एक मत नहीं है। एक कनाडाई यात्री थी, वेरा डिक। उन्होंने उस भजन का जिक्र किया, पर वो तो काफी पहले लाइफ बोट में जा चुकी थीं। अच्छा। वहीं हेरोल्ड ब्राइड, जो वायरलेस ऑपरेटर थे और आखिर तक जहाज के पास थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑटम नाम का एक वॉल्ट सुना था। तो सच क्या था?
सच शायद उन्हीं लहरों में कहीं खो गया, हमेशा के लिए। आखिर में एक सवाल और, क्या टाइटैनिक को वाकई में कंपनी ने या आधिकारिक तौर पर न डूबने वाला यानी अनसिंकेबल कहा था? ये टैग तो जैसे उसके साथ जुड़ ही गया है। नहीं, मतलब आधिकारिक तौर पर बिना किसी शर्त के ऐसा दावा कभी नहीं किया गया था। ये काफी हद तक एक मिथक है जो हादसे के बाद मीडिया और लोगों ने ज्यादा फैलाया। अच्छा, तो ये भी पूरी तरह सच नहीं है। हाँ, कुछ ट्रेड पब्लिकेशंस ने डूबने से पहले व्यावहारिक रूप से न डूबने वाला यानी प्रैक्टिकली अनसिंकेबल जैसा कुछ कहा था, पर आम लोगों और यात्रियों के मन में ये धारणा जरूर बन गई थी कि यह जहाज डूब ही नहीं सकता। तो इतने साल हो गए, इतनी खोजबीन हुई, पर टाइटैनिक के रहस्य वो आज भी उतने ही गहरे हैं जितने समंदर की वो खाई जहां वो सोया हुआ है। बिल्कुल। और ये हमें एक ज़रूरी सवाल पर लाता है। हम जानते हैं कि टाइटैनिक का मलबा अब तेज़ी से गल रहा है। समंदर उसे धीरे-धीरे ख़त्म कर रहा है। हाँ, ये तो है। तो सवाल ये है कि क्या हम उन हिस्सों के राज कभी जान पाएंगे जो अभी तक अनछुए हैं? जैसे उसका स्विमिंग पूल या मलबे के नीचे जो कुछ दबा है। क्या हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ पाएगी कि हम वहाँ तक पहुँच सकें? इससे पहले कि वो पूरी तरह नष्ट हो जाए। हाँ, इससे पहले कि टाइटैनिक सिर्फ कहानियों और यादों में रह जाए। ये सवाल शायद टाइटैनिक के बाकी रहस्यों जितना ही बड़ा है।